तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सुरह ताल अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे देशों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, यहाँ पर जवाब सभी के आ रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा, बी नंबर। ये है आपके बलिया में। कहाँ पर है, बलिया में है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरहा ताल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। यह ताल गंगा नदी द्वारा निर्मित है। ये भी पॉइंट को आपको नोट करना है, जो भी एक्स्ट्रा शब्द हैं उनको भी नोट करते हुए चलेंगे। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो भदोही है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे नंबर का ऑप्शन काफ़ी लोग दे रहे हैं और ये जो आपका प्रसिद्ध है किसके लिए है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है कालीन बुनाई के लिए। किसके लिए है, कालीन बुनाई के लिए है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो आपकी भदोही है वो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। भदोही को कालीन शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हस्तनिर्मित कालीन अंतर्राष्ट्रीय बड़े बाजारों में बहुत लोकप्रिय है। भदोही की बनी कालीन को सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग भी यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। चलिए उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछा गया है और यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा। चलिए उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है और देखा जाए तो ये सभी को पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि बिल्कुल आसान है। लेकिन हमने कहा है कि एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो सरल क्वेश्चन हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो, लेकिन आते जरूर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बाज, है ना, अशोक, बांस या बरगद। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बी नंबर हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। यहाँ पर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है अशोक है। इसका वैज्ञानिक नाम है सराका अशोका। क्या नाम है, सराका ओसाका। स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ बहुत सी शाखाओं के कारण अधिक छायादार भी होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है। चलिए बताइएगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है बताना है, आपका आंसर इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने गलतियाँ किया, काफ़ी क्या हर लोगों ने गलतियाँ किया था, एक आधे लोगों को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ पर याद रखिए इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा हुल्का बॉल। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कि भैया ये जो धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है प्रसिद्ध लोक नृत्य, इसको बोलते हैं हुरका बॉल कहा जाता है, हुरका बॉल। ठीक है ना। अब बात करते हैं तो हुरका बॉल जो कि देख सकते हैं नृत्य धान और मक्की खेती के दौरान किया जाता है। चरकुला नृत्य की बात करें तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। कजरी की बात करें तो कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। रसिया की बात करें तो रसिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक लोक संगीत की एक लोकप्रिय शैली है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो रसिया है वो कैसा है, तो लोक संगीत की एक लोकप्रिय शैली लोक संगीत हो जाएगा। कजरी जो आपका है वो लोकगीत है, याद रखिएगा। जो चरकुला है ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक नृत्य है। क्या है, नृत्य है। तो तीनों पॉइंट को नोट करिए कि चरकुला एक नृत्य है, कजरी जो आपका लोकगीत है, और जो ब्रज क्षेत्र है अर्थात रसिया है वो लोक संगीत है। ठीक है, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से कभी कभी बारीकी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी। चलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के निम्नलिखित किसके सहयोग से की गई थी। यहाँ पर जिनको सहयोग मिला था वो किसको मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट आप लोग दे रहे हैं जवाब, है ना, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका जो है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बनी थी। एनी बेसेंट ने 1989 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जिसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। और इसका शिलान्यास जो किया था वो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था 4 फरवरी 1916 को। याद रखिएगा बसंत पंचमी के दिन। कब, तो 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन इसका शिलान्यास किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है ना। जब स्थापना की बात होती है तो मदन मोहन मालवीय होती हैं और इनकी जो सहयोगी थी आपकी एनी बेसेंट थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिएगा और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर, भगवान कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगवान कृष्ण हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखा जाए तो भैया मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जिसे ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है। सूरसेन जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, यदुवंश का शासन था और यहाँ कृष्ण के राजा थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अकबर का जो मकबरा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। अकबर का जो मकबरा है वो आपके किस स्थान पर है, ये आपसे कह रहा है। आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या बनेगा। तो देख सकते हैं अकबर का मकबरा कहाँ पर था, तो आप कहेंगे सर सिकंदरा में था। सिकंदरा जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं कि मुगल शासक अकबर का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में स्थित जो कि आपका सिकंदरा है। मकबरा के चारों कोनों पर सफ़ेद संगमरमर की मीनारें बनी हैं। ये मीनारें किसी मुगल कालीन मकबरे में सर्वप्रथम मीनार आपकी हैं। याद रखिएगा जो मीनारें हैं ये आपके मुगल जितने भी शासक रहे उनमें से सर्वप्रथम इन्हीं पर आपकी मीनार बनाई गई थी। याद रखिएगा मकबरा एक बाग में स्थित है। मकबरा गुंबद विहीन है, अर्थात इस मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ है। पिरामिड के आकार का है, एकमात्र मकबरा है जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि अकबर का मकबरा ऐसा है जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि मीनारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो भैया इसको कहा जाता है धृति। क्या कहते हैं, धृति कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे या वचनबंध या अनुदान के तहत धारिता भूमिखंड को धृत कहा गया है। इसका आंसर आपका भी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। इसका पूरा नाम उनमें से क्या हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर। और याद रखिएगा इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। चलिए ए नंबर या आपका बी नंबर। तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश का है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। देखा जाए तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। यह सिंगल विंडो पोर्टल है। क्या, ये सिंगल विंडो पोर्टल है जिस पर उत्तर प्रदेश के करीब 20 सरकारी विभागों के लगभग 70 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के व्यापार को आसान बनाने के लिए इस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प। और ऑपरेशन कायाकल्प की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और देखा जाए तो भारत का ये सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम है ऑपरेशन कायाकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पारंपरिक शिक्षण विधियों के साथ साथ प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस टैगलाइन हो आपका है क्या। उत्तर प्रदेश की पुलिस टैगलाइन पूछा गया। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस टैगलाइन है वो आपकी है क्या। तो यहाँ पर देखा जाए तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उन गीतों का नाम बताना है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में या ब्रज में लोकप्रिय हैं। चलिए उन गीतों का नाम बताइएगा जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में से आपके हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है, रसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर, रसिया इसका आंसर आपका बनेगा। और याद रखिए विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, तो देखा जाए तो ये आंसर आपका देख सकते हैं, जवाब हो जाएगा आपका मथुरा हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। देखा जाए तो आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगस्त 2023 में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई। इसके तहत जनवरी 2024 में देश का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल मथुरा के वृंदावन में खोला गया। कहाँ पर है, मथुरा के वृंदावन में खोला गया। इस विद्यालय का नाम क्या है, सविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल रखा गया है। तो इस स्कूल का नाम भी याद रखिएगा, संविदम गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल रखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर बताना है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, श्री गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो यह स्वतंत्रता के बाद श्री गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल जो था 26 जनवरी 1950 से दिसंबर 1954 तक आपका इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने कलेक्टर
अर्थात इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, यह नियुक्त करेगा। तो भैया यहाँ पर कलेक्टर की बात किया है, और कलेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे एक ज़िले में से एक ही होंगे जो कि आपके डीएम होते हैं, है ना। आप कहेंगे सर जो कलेक्टर होते हैं एक ज़िले में एक ही होते हैं, ये कौन सी संहिता थी, तो 2006 में ये आपका निर्णय लिया गया था, अर्थात 2000 संहिता के बारे में ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या आपकी है क्या। चलिए बताना है इसका आंसर जो आपका बनेगा, इनमें से राइट क्या हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 260 मत लगाइएगा, याद रखिएगा 160 लगाना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा कौन, तो आप कहेंगे सर ये आपका 160 हो जाएगा। देखा जाए तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछे तो आपको बताना है 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में सबसे अधिक न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो आपके यहीं पर है। अगर हम विश्व की भी बात करें तो विश्व में भी सबसे ज़्यादा न्यायाधीश यहीं पर आपके हैं। चलिए हाँ, डेली क्लास होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश की जो आपकी महिलाएं हैं उनको दूरदर्शी, है ना, सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता बनाना है। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी है मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मिशन शक्ति, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की, जो कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, सम्मान को बढ़ावा देने के पर केंद्रित है। मूल रूप से इस मिशन की शुरुआत 2020 में की गई थी, मूल रूप से जो शुरुआत हुई थी यहाँ से, लेकिन देखा जाए तो ये मिशन शक्ति चौथे में इसका शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सीमा है वो किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है, इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिहार को, उत्तराखंड को भी, हरियाणा को, लेकिन तेलंगाना को आपकी नहीं छूती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपके 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश में। 8 राज्य कौन से हैं, तो देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। अगला है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन, है ना, जो कि आपका WPL के लिए संपर्क नंबर इनमें से क्या है। आपको पढ़ाया भी गया है, हमने आपको बता भी दिया यूपी के करंट अफेयर में, है ना, जितने भी आपके नंबर हैं, है ना, टोल फ्री नंबर, ये सब हमने आपको इसके पिछले वाली जो क्लास थी करंट अफेयर वाली, अर्थात यूपी जीके और करंट में, ये आपको बता दिया है ना, लगभग 20 हमने आपको नंबर बताया था। ये देखिए उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन है, और देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर में वो आपका बनेगा क्या, ये 1090 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1090। और यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर आपका 1090 है। उत्तर प्रदेश किसी भी कोने में महिलाएं इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर छेड़खानी समेत किसी भी प्रकार की समस्या की शिकायत और निःशुल्क दर्ज करा सकती है, इसमें कोई चार्ज आपका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, अर्थात कमिश्नर के अलावा देखा जाए तो सर्वोच्च अधिकारी जो आपको बनेंगे इनमें से कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है DCP है, ACP है, PSI है और आपका SP दिया गया है। तो याद रखिए कमिश्नरी के अलावा देखा जाए इनमें से जो सर्वोच्च रैंकिंग आएगी इन 4 ऑप्शन के अनुसार, 3-4 ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ये जो पुलिस अधीक्षक होते हैं अर्थात SP आपके हैं, याद रखिएगा इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। बाकी हमने बताया है कि पुलिस प्रणाली के तहत जो सर्वोच्च रैंकिंग होती है ना, वो होता है ADG होता है, और अपने यहाँ पर देखा जाए तो DGP जिसे कहते हैं, है ना, हर एक राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी को छोड़कर सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक SP या वरिष्ठ अधिकारी SSP होता है। पुलिस आयुक्त प्रणाली जैसे जिले में सर्वोच्च अधिकारी पुलिस आयुक्त है, जो कि ADG बोलते हैं ना, और अपने उत्तर प्रदेश में इसको यही बोलते हैं सबसे, DGP जो होता है सबसे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल आपकी नहीं है। देखिए खरीफ की फसल में आपकी कौन सी नहीं है, सोयाबीन है, मूंगफली है, गेहूँ है और मक्का है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो मूंगफली है ना, ये खरीफ की फसल नहीं है, आपसे कह रहा है, गलत दिया है, क्योंकि गेहूं की जो मूंगफली है ये आपकी खरीफ की फसल आती है। सोयाबीन है, मूंगफली भी है, मक्का है, गेहूं नहीं है ना, यहाँ पर ये भी जो है वो नीचे आ गया है ना, वो टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। तो याद रखिएगा ये जो गेहूं है वो आपकी रबी की फसल है, क्या है, रबी की फसल है। तो याद रखिए गेहूं आंसर आपका हो जाएगा। देखिए भारत में कृषि 2 मुख्य सत्र होते हैं, एक तो आपकी खरीफ होती है, एक रबी होती है, बाकी एक और होती है जायद होती है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। प्रमुख फसलों में से जैसे मक्का, धान, है ना, यहाँ पर धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, ये होते हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें देखा जाए गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, ये आपके आलू आती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में
राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जिसे शहीद स्मारक कहते हैं, ये किस स्थान पर स्थापित किया गया है? चलिए, ये जो आपके स्थापित किया गया है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपके मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ। इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय जो आपका JAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये है आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा आपका आंसर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि क्रियान्वयन के लिए 2 आरोग्य मंथन 2023 पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और अपने नागरिकों को सर्वोत्तम कह सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आपका जुड़ा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो राज्य समग्र लिंगानुपात है वो कितना है? लिंगानुपात की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर लिंगानुपात जो आपका है वो 912 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 912 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जौनपुर में है। कहाँ पर है? तो आपके जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अगर हम पूछे सबसे कम कहाँ पर है, तो कम पूछेंगे तो आप कहेंगे सर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर वही है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो किस जिले में की गई थी? यहाँ पर देखिए 26 नंबर में, तो आप कहेंगे इसका आंसर बनेगा ए नंबर आपके इलाहाबाद या प्रयागराज जो आपका आंसर है ए नंबर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जब राजस्व परिषद है उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में, इसका कार्य सरकारी भूमि के संरक्षक के रूप में कार्य करना और राज्य के जो भूमि अभिलेख हैं उनको उचित रख रखाव को सुनिश्चित करना होता है, जो आपका राजस्व परिषद होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिया है? चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिया है? यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अयोध्या, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया आप कहेंगे कि हरी झंडी का दिखाकर रवाना किया है पहली अमृत भारत ट्रेन, है ना। अगर पूछे पहली अमृत भारत ट्रेन दरभंगा टू अयोध्या, है ना, आनंद विहार टर्मिनल भारत एक्सप्रेस, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल ये अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि पहली है। अगला है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? आपके लखनऊ में है। इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बढ़ते साइबर अपराध और अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम थानों का शुभारंभ किया गया है। याद रखिए कितने, तो 57 जिलों में साइबर क्राइम थानों का शुभारंभ किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? देखिए पुलिस का अगर सर्वोच्च सम्मान पूछा जाए तो आपको बताना क्या है। तो पुलिस के लिए जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो होता है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। क्या होता है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार होता है। इसका आंसर आपका ए बताना है, ना कि आपको परमवीर या महावीर बताना है, ठीक है। पुलिस का सर्वोच्च होता है जो कि आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर यहाँ पर जो आपका है कौन सा है? बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर है यहाँ पर जो कि 1098। कितना है? 1098। इसका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। अब इसमें जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन हमने बताया था उस वाले क्वेश्चन में अलग ऑप्शन थे, ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। उन्होंने बताया है कि जो आपका पुलिस महानिदेशक होते हैं अर्थात जो DGP हैं, ये पुलिस उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग होती है जो आपके DGP होते हैं, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, जिन्हें बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गई हैं? चलिए याद रखिएगा मथुरा के पास मठ करके एक जगह है ना, तो मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो आपको मालूम है कि आपके जो मथुरा के क्षेत्र में वो कुषाण लोग थे, और कुषाण लोग थे, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा मथुरा के मठ के मंदिर कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व कुषाणों ने एक ऐसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की जिसमें उत्तरी भारत के अधिकांश भाग में, है ना, अतिरिक्त मध्य एशिया के कुछ प्रदेश में भी आपके शामिल हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? चलिए बताना है उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो कुंभ मेला है इसका उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की बात किया है तो आप कहेंगे गंगा, यमुना और पौराणिक जो आपकी सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रयागराज में जो कुंभ मेला का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष, है ना, 12 साल में होता है, और प्रत्येक 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम, है ना, निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो वित्तीय निगम है क्या है? वित्तीय निगम है UPFC,
निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये भूमिका है आपके उद्योगों के लिए है, ठीक है। याद रखिए वित्तीय निगम, निगम आपका हो जाएगा क्या, उद्योगों के लिए आपका है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सही बनेगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। राज्य वित्तीय अधिनियम जो आपका है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम है, वो 1951 के तहत आपकी की गई थी। तो अगर अधिनियम पूछे तो 1951 बताना है और स्थापना पूछे तो आपका 1954 बताना है। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? चलिए बताना है उत्तर प्रदेश का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है, इसका आंसर आपका है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर आपके लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है? तो आपके लखीमपुर खीरी में, इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा जो दुधवा लगभग आपका है 811 वर्ग किलोमीटर में दलदली भूमि, घास के मैदान और घने जंगलों में फैला हुआ है। 38 से अधिक स्तनधारी और 16 प्रजातियों के सरीसृप और पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए आदर्श और संरक्षक घर भी आपका है जो लखीमपुर खीरी में है। अगला है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन से स्थान हासिल किया है? देखिए यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी जिला है, कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की जो पहली डेल्टा रैंकिंग है इसमें पहला स्थान हासिल किया है। ये भी हमने आपको पढ़ाया था और हमने कहा था कि जब पहली कोई रिपोर्ट आती है तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बन जाती है। तो याद रखिए आपका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि आपका द्वितीय स्थान प्राप्त किया, याद रखिए द्वितीय स्थान हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो द्वितीय स्थान हुआ है इस रैंकिंग में। प्रथम स्थान तेलंगाना राज्य का जो आसिफाबाद है, ठीक है। पहला स्थान किसको मिला है? तो आपकी आसिफाबाद को मिला है ना। और जो कि त्रियामीकुरुम भीम ब्लॉक को प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में देश भर के लगभग देखा जाए तो 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया था। कितने? 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए जो साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन नंबर है उसकी शिकायत करने की जो समय सीमा है वो आपकी कितनी है? यहाँ पर बताना है जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है इसकी शिकायत करने की जो समय सीमा है वो आपकी कितनी है। आपके साथ अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी होती है, आपके अकाउंट से पैसे अगर चोरी हो जाते हैं, किसी प्रकार से ऐंठ लिए जाते हैं, तो अगर आप साइबर क्राइम को नंबर से कॉल करना है तो आप कितने समय के भीतर कर सकते हैं? याद रखिए 24 घंटे के भीतर आपको कॉल करना होगा। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो फिर आपकी यहाँ पर जांच में कोई मतलब कुछ नहीं होगा, कार्रवाई होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर साइबर क्राइम हेल्प नंबर में आपको करना है कॉल, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।